हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लास है सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग 3D में सेकंड लेक्चर सीखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे डिसीज क्या होता है और DRS क्या होता है। ठीक है, तो डिसीज समझना आसान है और DRS भी आसान है, लेकिन सबसे पहले डिसीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या है डिसीज का डेफिनेशन क्या है, कब क्या रीजन है, कब इसको डिसीज बोलते हैं कब नहीं बोलते हैं, वो सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है डायरेक्शन कोसाइन। इस डायरेक्शन कोसाइंस को कई बार बुक में कंप्लीट पूरे नाम से न देकर शॉर्टकट में लिखा होता है डिसीज, D.6 ये डैश लगा, इसको पूरा रीड करते हैं डिसीज नाम से। ठीक है, आप फिर डायरेक्टेड लाइन, किसी भी लाइन का डिसीज कैसे निकालते हैं वो सब कुछ सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिसीज होता क्या है किसी भी डायरेक्शन लाइन का। ठीक है, तो क्या क्या डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। कहा गया कि एक लाइन हो, ठीक है, जैसे मैंने एक लाइन बनाया है OP नाम का। बाई चांस ये लाइन को हमने ओरिजिन से पास तक बनाया है, बट कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास होता हो, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वही कहा गया इफ ए लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस बोला है, मतलब इधर से अल्फा बने, और सिर्फ डायरेक्शन एंगल बोला है, ये नहीं बोला गया कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसलिए हम कोई शो भी नहीं कर रहे। तो ये रहा आपका बीटा और ये रहा जेड एक्सिस और ये रहा लाइन। तो लाइन का जेड के साथ जो एंगल बन रहा है वो इस क्वेश्चन में गामा कहा गया है। पढ़ लो, अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ है, बीटा जो है वाई एक्सिस के साथ है, और गामा जो है वो जेड के साथ है रिस्पेक्टिवली। तब जाकर ये जो एंगल्स हुए अलग अलग, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों एंगल का, रिपीट, इन तीनों एंगल्स के कॉस लेने पे, जैसे अल्फा का कॉस क्या होगा, कॉस अल्फा करस्पॉन्डिंग, बीटा को हो जाएगा कॉस बीटा, गामा को हो जाएगा कॉस गामा। तो कॉस लेने पे जो इसका आंसर आता है, इसी का यही कहलाता है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। फिर से बोलते हैं, जो किसी भी एंगल्स का, जबकि वो एंगल एक्स के साथ हो, वाई के और जेड के साथ, तो इन तीनों एंगल की अगर कॉस की वैल्यू निकाला जाए, जैसे 30 45 60 कुछ भी लिखा है, तो कॉस 30 कॉस 45 कॉस 60 का जो आउटपुट आएगा वही कहलाता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। अब कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन कोसाइन को एक शॉर्टकट में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वही लिखा गया, नो द डायरेक्शन कोसाइन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय, पहले वाले कॉस को शॉर्टकट में L कहा जाएगा, दूसरे वाले कॉस बीटा को M कहा जाएगा, और तीसरे वाले को N कहा जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन कोसाइंस का। और ध्यान रहे, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो लाइन, जिस लाइन का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन लिख रहे हैं, हम लोग ये OP लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिखें जिसका वैल्यू है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये जो नहीं है कि वो लाइन ओरिजिन से पास हो, वो इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि ऑल लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बस हाँ, डायरेक्शन के लिए आपको जो लाइन का एंगल लेना है एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ, उनके कॉस की वैल्यू लेने पे जो रिजल्ट आता है वही कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन। और इनके जो एंगल्स होते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा, इस एंगल्स को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल। हालांकि इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो। तो अब चले चलते हैं डिसीज के कुछ स्पेशल लाइंस के बारे में कि इसका डिसीज डायरेक्टली क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने 3 लिखा हुआ है कि अगर कोई पूछे आपसे कि एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस पे तो लाइन ही होता है, उसका डिसीज क्या होगा, वाई एक्सिस का डिसीज क्या होता है, जेड एक्सिस का डिसीज क्या होता है, रटने से ज़्यादा बेटर है इस बात को समझना। समझ लोगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, याद करो अल्फा बीटा गामा सब एक्स वाई जेड से मेजर करते हैं। अब खुद सोचो, अगर वो लाइन को एक्स एक्सिस पे रख दिया जाए, तो अगर एक्स एक्सिस पे रखोगे तो एक्स के साथ का जो एंगल होगा, बोले तो अल्फा, वो तो 0 बनेगा क्योंकि उसी पर है। लेकिन वाई के साथ जो होता था बीटा, वो इस लाइन के साथ 90 का है, और सिमिलरली जेड के साथ भी, क्योंकि जेड इस तरह से होता है, दिस पार्ट, तो ये भी एक्स के साथ 90 है, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए अल्फा 0 है फॉर एक्स एक्सिस, बीटा और गामा दोनों मिलाकर 90 है। अब सोचो, डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस अल्फा
कॉस बीटा कॉस गामा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस का पूछा जाएगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगा 0, ये 0 लिखा है, तो कॉस 0 कामा कॉस 90 कामा कॉस 90। ठीक, कॉस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होता है, साइन कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो कॉस 0 इक्वल 1, 90 0, ये भी 0। तो इसके जगह पे अगर आपके पास कॉपी में स्पेस है तो आगे बढ़ा के लिख लो, इसका डायरेक्ट हो जाएगा 1 0 0, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया 1 0 0। कैसे होता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो याद करने क्या तरीका है, जिस एक्सिस का पूछेगा चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस जेड एक्सिस, सिर्फ उस एक्सिस वाले की वैल्यू 1 कर दो, बाकी के 2 को 0 कर दो। मतलब जैसे यहाँ वाई एक्सिस का पूछा है तो सिर्फ वाई वाला 1 करना है, बाकी 2 0 कर दो। जेड एक्सिस पूछा तो एक्स 0 वाई 0 जेड वाला 1। और ध्यान रहे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हैं, ये डायरेक्शन है, और इसी तरह से लिख के दिखाया जाता है। कई बार यहाँ पे इक्वल के भी साइन होंगे, ऐसा नहीं कि डबल साइन दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये तो बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया ताकि फील आए। याद है ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये डायरेक्शन एंगल से, ठीक है। तो ओके, तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस के डिसीज, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, नोट कर लो। तो चले चलते हैं एक बेसिक सवाल पे। लिखा है फिर डायरेक्टेड लाइन ओपी, ठीक है, ओ मतलब ओरिजिन यहाँ पे है, पी कोई स्पेस में पॉइंट है, तो उसको ज्वाइन करने से एक लाइन बना, उस लाइन का 45 60 60 डायरेक्शन जो है एंगल एक्स वाई जेड से लिया गया है। तो पूछा गया है कि उस लाइन का डिसीज बताओ, और क्योंकि एक्स के साथ वाले को हम लोग रूल में पढ़ रहे हैं उसे अल्फा बोलते हैं, वाई के साथ वाले को बीटा एंड जेड वाले के साथ गामा। तो रूल होता है डिसीज का एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, शॉर्टकट में ये भी लिखा जाता है, एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है। तो अल्फा है बच्चों 45, एम की वैल्यू बीटा है 60 डिग्री, एंड एन इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एंड कॉस 60 अगेन 1/2, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कि डिसीज ऑफ ओपी लाइन कितना होगा, अगर कोई पूछे आपसे कि डिसीज बताओ ऑफ ओपी लाइन, तो इसके लिए आपको करना होगा एल एम एन, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तो डिसीज था। तो इनकी वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना है 1/√2, 1/2 एंड 1/2। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ लिखा है इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन। कोई लाइन है, उस लाइन का 3 एंगल्स है, अंडरस्टूड है कि अल्फा वाला एक्स के साथ है, बीटा वाला वाई के साथ है, और गामा वाला जेड के साथ है। तो अगर इस 3 एंगल को डायरेक्शन एंगल कहना है किसी भी डायरेक्टेड लाइन का, तो ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो कंडीशंस का नाम क्या है, उसका नाम है कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब इस एंगल का कॉस की स्क्वायर करने पे, इस एंगल का कॉस लेने के बाद स्क्वायर करने पे, और इस एंगल के कॉस गामा लेने पे, आफ्टर स्क्वायरिंग का जो सम होगा ये ऑलवेज 100% 1 आना चाहिए, ऑलवेज। और इसी के साथ साथ एक शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को हम लोग एल बोलते हैं, कॉस बीटा को हम लोग एन बोलते हैं, और कॉस गामा को एन, ठीक है। चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, दोनों मतलब सेम ही होता है क्योंकि एल बराबर कॉस अल्फा होता है, ठीक है। तो ये नोट करो, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे। यानी कि सवाल जानते हो कब लगेगा, जब आपसे कहा गया कि अल्फा बीटा गामा जो है वो किसी लाइन का डायरेक्शन एंगल से। ये रिलेशन हमेशा आपके जेब में रहेगा, ऑलवेज, कुछ छेड़खानी नहीं करना है, ये आपको हमेशा दिमाग में ले चलना है। अगर क्या बोल दिया तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन एंगल, तो ये आपको हमेशा वैलिड होगा ही होगा, ऑलवेज 100%, ध्यान दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि कई बार आपसे पूछा जाता है 3 एंगल्स देकर, कुछ भी ऐसे फालतू एंगल दे देगा 30 45 60, पूछेगा कि क्या ये वास्तव में ये जो एंगल दिए जा रहे थे क्या ये वास्तव में किसी लाइन के एंगल हो सकते हैं क्या। तो अगर ये हो सकते हैं लाइंस के एंगल,
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब अल्फा बीटा गामा की जगह पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से अगर 1 आ गया तो पक्का है, अगर नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि ऐसा 3 एंगल कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता किसी भी डायरेक्टेड लाइंस के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के एंगल दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा कोई लाइन हो सकता है जिनके डायरेक्शन एंगल इस तरह के हों। तो देखते हैं क्या है। लेट अल्फा अंडरस्टूड है, पहले वाले को बोलेंगे, दूसरे वाले को बीटा बोलेंगे और तीसरे वाले को गामा बोलेंगे। तो अगर ये एंगल किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस होगा तो ये 100% किस बात को सेटिस्फाई करेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 को। तो आइए देख करते हैं, चेक करना पड़ेगा, चेक कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर गया तब तो लाइन का डायरेक्शन एंगल पॉसिबल है। चलो चेक करते हैं। कॉस 45 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45 एंड गामा की वैल्यू 60 डिग्री है। ये होगा 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू, बच्चों स्क्वायर लगा है खुद का। कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। तो ये गाइस 5/4 इज इक्वल टू 1 आएगा। 5/4 इक्वल टू 1 देख सकते हो, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब होगा कि ये 3 एंगल्स पॉसिबल नहीं होंगे किसी भी लाइंस का। तो ले सकते हैं नॉट पॉसिबल टू डायरेक्शन एंगल ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई एंगल पॉसिबल नहीं होगा जो डायरेक्शन लाइन का डायरेक्शन एंगल, खत्म, नॉट पॉसिबल। अगर मान लो कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ रखने पे लेफ्ट हैंड साइड भी 1 होता, राइट हैंड साइड भी 1 होता, तो ये पॉसिबल था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह सवाल भी बनते हैं, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि एक लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक लाइन है जो कि 45 अंश का और 60 अंश का कोई ना कोई एंगल बनाता है। किसके साथ बनाता है, आगे लिखो, अब मतलब आगे पढ़ो। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई मैक्स। ठीक है, यानी कि जो 45 है वो एक्स के साथ है और 60 वाला वाई के साथ है। यानी अल्फा दिया आपको 45 डिग्री और बीटा दिया आपको 60 डिग्री। और पूछा गया है कि तब बताओ विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड एंगल ऑफ। तो जेड एक्सिस के साथ कौन सा डायरेक्शन होगा तो हमें नहीं पता, यानी अपने को गामा वाला फाइंड करना है। ठीक है, और आपको याद होगा कि अगर लाइन का डायरेक्शन एंगल्स पता हो तो कौन सा रिलेशन हमेशा चलता ही चलता है साथ साथ, उसका नाम है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अल्फा प्लस पे 45 रख दो प्लस कॉस 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये तो अपने फाइंड करना है। कॉस 45 1/2 होता है, स्क्वायर कर लो, कॉस 60 1/2 एंड कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस पार्ट इज 1/2, दिस पार्ट इज 1/4 एंड कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3/4, उधर सॉल्व करेंगे तो 1/4 होगा। तो यहाँ से मैथमेटिकली कॉस गामा की वैल्यू दो तरह के आएंगे, एक 1/2 आएगा और एक -1/2। कई लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, सिर्फ प्लस वाला लिखते हैं। तो ऑप्शन में मैंने ध्यान से अच्छे से बनाया ताकि कन्फ्यूजन आपको होता ही होगा रहेगा। और ध्यान रहे गामा जो ये अलग अलग खुद एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये लाइंस के स्लोप ही तो होते हैं। स्लोप वाला आपको 0 से पाई के बीच में होता है, इतना आपको याद होगा। तो था कॉस गामा, अगर गामा 0 से पाई है तो पॉजिटिव कहाँ होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गामा को स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, कॉस गामा को निगेटिव है तो 0 से पाई निगेटिव सिर्फ एक जगह होगा जिसका नाम है सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ से गामा को सॉल्व करने से 120 डिग्री आएगा,
कैसे निकालेंगे आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री या रेंटी रेशियो में पढ़ाया गया है। तो यानी गामा की दो वैल्यू पॉसिबल, 60 भी या 120। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4, तो कॉस गामा इक्वल टू सिर्फ 1/2 लिखते हैं। ये 1/2 तो ठीक है, ये तो आंसर है ही, लेकिन बेटा स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो यह 1/4 के स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल का आंसर आता है, नोट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं डिसीज निकालना किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या होता है। आपको कोई दो पॉइंट दिया जाएगा, जैसे आज 2D में दो पॉइंट देकर हम लोग स्लोप निकालते थे, याद है? ठीक है, तो वो तो स्लोप था अलग है। इसी तरह से दो पॉइंट दिया जाएगा तो 3D में डिसीज कैसे निकालते हैं वो सीखने जा रहे हैं। बहुत आसान है। क्या आसान है, देखो डिसीज के लिए क्या करेंगे, आपको दो पॉइंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये मेंशन करना जरूरी है कि डिसीज जो है आप कहाँ से कहाँ निकाल रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन है तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने लिखा है डिसीज ऑफ PQ लाइन, यानी हम P से चलेंगे और Q की तरफ पहुंचेंगे, P से Q तरफ, यानी जो इसका एरो बनेगा अगर एज ए वेक्टर के हिसाब से बात करें तो Q की तरफ रहेगा। तो जब PQ कहेगा तो आपको हमेशा Q वाले में से P सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता होगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से फाइनल वेक्टर क्या है, मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट तो x2 है, P से Q जा रहे हैं इसलिए Q को पहले लिखेंगे माइनस P को बाद में। इसी तरह से बाकी के भी तो हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब इसके नीचे कुछ होता है, अब क्या होता है ये देखते हैं। नीचे आएगा हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस, नीचे आएगा इनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। ये हो जाएगा PQ PQ PQ। ठीक है, PQ क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस, कुछ भी होगा, हो सकता है क्वेश्चन करते समय AB लिखा हो तो नीचे AB का डिस्टेंस लिखेंगे, जो लिखा होगा उसी के बीच का डिस्टेंस नीचे आता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए नहीं, अब मुझे बताओ कि डिसीज ऑफ QP लाइन, कौन सा लाइन, डिसीज ऑफ QP लाइन। अब देखो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब हम Q से P पूछ रहे हैं, तो जहां पे खत्म होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाले को। यहाँ से Q से P जाना है तो P में से Q सब्ट्रैक्ट करना है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, उसके क्या है x2। डिस्टेंस चाहे QP लिखो चाहे PQ लिखो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है यार। इसी तरह से y1 माइनस y2 QP एंड z1 माइनस z2 QP। ठीक है, तो QP और PQ, मतलब यहाँ पे एक रूल बन रहा है, अगर आप देखो ध्यान से तो बस इसी में हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ये बन गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने से QP बन जा रहा है। इसका मतलब एक रूल बन गया कि इफ L M N R डिसीज ऑफ ए PQ लाइन देन, तो आप बताओ माइनस L माइनस M माइनस N किसका हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा डिसीज ऑफ ए QP लाइन। लाइन का लोकेशन इंटरचेंज हो जाएगा। अगर LMN हम PQ लाइन का डिसीज बोलेंगे तो उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये QP लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम सीख रहे हैं। जब दो पॉइंट आपको दिया जाएगा, दो पॉइंट कोई भी हो सकता है, एक जगह ओरिजिन भी हो सकता है, कुछ दूसरा भी हो सकता है, किसी भी टाइप हो, हर जगह पे सेम फॉर्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन में आपसे डिसीज पूछेगा तो कितने पॉइंट का, जब दो पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके आगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है फाइंड डिसीज ऑफ ए डायरेक्टर लाइन A एंड B। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टर लाइन हम A एंड B, मतलब A से B तक की बात कर रहे हैं, यानी जो डायरेक्शन होगा वो B की तरफ बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपके दो पॉइंट्स 2 3 0, ये है सेकेंड पॉइंट्स -1 0 5। ठीक, तो A से B जाना आपको, तो डिसीज ऑफ, सबसे पहले हम AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिसीज निकालते समय इनके बीच का डिस्टेंस मुझे नीचे जरूरत पड़ता है, तो डायरेक्ट निकाल लो पहले। तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है गाइज, आपको आता है अच्छे से, तो मैं इसके लिए कोई खास बात नहीं बोल रहा हूँ।
ठीक है, आप डिस्टेंस चाहे जैसे निकालो फाइनल आंसर सेम ही आएगा अगर फॉर्मूले सही लगा रहे हो तो। एंड 43 आएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 43 आएगा। अब हम बात करते हैं ए बी तो आ गया भाई, चलो चलते हैं। डिसीज ऑफ ए बी लाइन, क्वेश्चन में डायरेक्टेड बोला है, डायरेक्टेड लाइन ए से बी तक जाना है। यहाँ कितना हो जाएगा, तो ए से बी जा रहे हैं इसलिए बी में से ए सपरेट करेंगे, तो यह आएगा -1 -2 कामा 0 -3 कामा 5 -0, और नीचे क्या आएगा इसके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने पिक्चराइज ए बी बोला है। ठीक है, तो हो जाएगा -3 अपॉन ए बी बोले तो √43, दिस इज -3 अपॉन √43 कामा 5 अपॉन √43। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के सवाल हमने इस सवाल का डिसीजन निकाल लिया ए से बी तक का, नोट कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं 3D में। 2D में तो सिखाया गया है tan θ = mod of m1 - m2 upon 1 plus m1 m2, वो तो 2D में था। 3D में कैसे सीखेंगे, अगर आप लोग को लाइन की इक्वेशन 3D फॉर्म में दिया है और उसके डिसीज अगर पता है तो लाइन का एंगल कैसे निकालते हैं उनके बीच का, वो सीखने जा रहे हैं। जैसे लिखा है डाला एंगल दिस पार्ट डिड इज बिटवीन टू लाइन्स, अन्य की एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको दो लाइन दिया गया है तो वो दो लाइन के डिसीज पता होने चाहिए, क्वेश्चन में दिया जाएगा। लाइन 2 के भी डिसीज पता होने चाहिए, ये भी पता है। तब जाकर जो cos थीटा होगा, तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं क्या मतलब है। ये रहा L1 लाइन, ये रहा L2 लाइन, सपोज दैट ये रहा लाइन नंबर 2, ये रहा लाइन नंबर 1, और इसके बीच का एंगल रहा थीटा। तो इस लाइन 1 के जो डिसीज है वो हमने लिया है L1 M1 N1 नाम से, और इसके जो डिसीज है L2 M2 N2। तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है cos थीटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बड़ा याद करना बहुत आसान है। इनके करस्पॉन्डिंग डिसीज का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा L1 L2 M1 M2 N1 N2, और इनको आपस में ऐड कर दो, जो कुछ आएगा यहाँ से यही कहलाएगा इसके बीच का एंगल। दूसरी बात, क्योंकि L1 L2 M1 M2 को नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, मैंने बाहर मॉड तो लगाया नहीं, तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो क्वांटिटी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं होंगे इस फॉर्मूले को लगाने से। वो वैल्यू रखने के बाद कंफर्म हो पाएगा कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। मान लो सॉल्व करने के बाद इसका आउटपुट पॉजिटिव आ गया, सपोज दैट 1/3, तो cos थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा एक्यूट एंगल। लेकिन अगर मान लो -1/5 आ गया मतलब निगेटिव में कोई नंबर, तो वहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूस होगा। यानी कि इस थीटा को देखकर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एक्यूट वाला है कि ऑब्ट्यूस वाला है। ठीक है, तो अगर बाई चांस एक्यूट पूछेगा, तो अगर यहाँ से cos थीटा को पॉजिटिव आ गया अगर, तो कंफर्म है कि वो एक्यूट वाला ही है। लेकिन बाई चांस ऑब्ट्यूस पूछ रहा है और आपका ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, तो यहाँ से थीटा निकाल कर ऑब्ट्यूस के लिए फिर क्या कर देंगे पाई माइनस थीटा। लेकिन ध्यान रहे, हम गारंटी शुरू से नहीं कह सकते कि यहाँ से जो थीटा आएगा वो एक्यूट वाला ही आएगा। जो कुछ भी आएगा उसमें से पाई माइनस अपडेट करके सेकेंड एंगल निकाल सकते हैं। यानी दो लाइन के बीच में दो एंगल्स होते हैं, ये बात आपको 2D में पढ़ाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे से नोट करो। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल के पास। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चंस। यहाँ लिखा है फाइंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन लाइन 1 हैज दिस इज दिस एंड लाइन 2 हैज दिस इज दिस। तो क्वेश्चन में L1 लाइन के जो डिसीज है वो आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है, 2/7, 3/7, 6/7। L2 के जो डिसीज है उसके हैं 3/5√2, 4/5√2 एंड 5/5√2। और इसके बीच का हमसे एंगल पूछा गया है, तो हम तो हमेशा cos थीटा ही लगाएंगे। दिस पार्ट इज थीटा, इसको हम L2 बोल देते हैं, इसको लाइन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे लाइन है ये, लाइन नंबर 1 एंड दिस इज द लाइन नंबर 2। तो cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग अभी सीख चुके हैं। याद करने तरीका क्या था, करस्पॉन्डिंग डिसीज का मल्टीप्लाई करो,
चलो भाई कर दिया, 3/7 इंटू 4/5√2 इंटू 6/7 इंटू 5/5√2। तो अलग सामने सामने को मल्टीप्लाई करके बीच में बस प्लस लगा दो, यही होता है एंगल्स का फॉर्मूला। तो cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 6/35√2 प्लस 12/35√2 प्लस 30/35√2। अब हम बात करें यहाँ से cos थीटा की, तो 35√2 ये आ जाएगा 6 + 12 एंड प्लस 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 18, 30 + 18 48 अपॉन 35√2। आई थिंक किसी चीज़ से फिलहाल कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, ध्यान रहे cos थीटा इक्वल यहाँ पे देखो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, cos थीटा यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव आने का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे मतलब हुआ कि ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या है, एक्यूट है। बट ध्यान रहे ऐसा कोई जरूर नहीं है कि cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही है, यहाँ से कई बार निगेटिव भी आ सकता है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि ये क्वांटिटी आपको समटाइम्स निगेटिव मिल जाएगा, तब उस केस में जो थीटा आएगा फिर तो ऑब्ट्यूज कहलाएगा, क्योंकि हमने ये फाइंड करके श्योर किया है कि क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसीलिए थीटा को गारंटी कह रहा हूँ कि ये एक्यूट वाला है। तो आपसे आपके गाइस लेकिन आपसे ऑब्ट्यूज वाला भी पूछा गया है, तो मैं इसको मिटाकर डायग्राम के हिसाब से यहाँ लिख देता हूँ। तो थीटा है आपका एक्यूट, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, इस केस पे थीटा है, ध्यान रहे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं इसमें लिखवाया नहीं है कहीं। ये हो जाएगा cos इनवर्स 48/35√2, क्योंकि cos थीटा यहाँ पे एग्जैक्टली पॉजिटिव आया था, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा थीटा एक्यूट वाला है, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर आपसे ऑब्ट्यूज पूछ दे तो अब इस जगह पे श्योर होंगे कि पाई माइनस थीटा 100% ऑब्ट्यूज आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव आया था इसलिए थीटा एक्यूट था, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा के प्लेस पे है cos इनवर्स 48/35√2। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये। बाई चांस मान लो अगर cos थीटा को यहाँ निगेटिव आता, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, cos थीटा अगर निगेटिव आता तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि थीटा जो यहाँ से आएगा वो 100% ऑब्ट्यूज वाला होगा। लेकिन अगर एक्यूट पूछ दे फिर से तो पाई माइनस थीटा वहाँ पे फिर एक्यूट देगा, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल आपको अपनी तरफ से नहीं बनाना है 3D में खास तौर पे कि एक्यूट वाला हमेशा थीटा ही देता है, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो चीज़ cos थीटा की वैल्यू निकलने के बाद डिसाइड होता है, ठीक है। पॉजिटिव आ गया तो थीटा एक्यूट है, नेगेटिव आ गया तो थीटा यहाँ से ऑब्ट्यूज होगा, ठीक स्टूडेंट, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नए टाइप के लाइंस के बीच में एंगल्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब सोचते हैं 9 टाइप्स का क्या है इसमें, नया इसमें क्या है। तो जो पहला फॉर्मूला था cos थीटा इक्वल टू L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2, ये मेन फॉर्मूला है, उसी से प्रूफ होके ये सेकेंड बना है। लेकिन सेकेंड वाले को हम यूज सिर्फ एक कंडीशन के लिए करेंगे, सिर्फ एक स्पेशल पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा एंगल अगर आता है तो हमेशा cos वाले से ही काम चलाएंगे, ठीक है, ऑलवेज। सिर्फ एक ऐसा एंगल है जिसके लिए हमें इस पर्टिकुलर से समझाना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। बाकी हर केस के लिए एंगल जब भी पूछेगा दो लाइंस के बीच में 3D में अगर उनके डिस्टेंस पता हो तो हमेशा cos थीटा वाला ही लगाना, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें ऐसा क्या सीखने वाले। तो इसमें है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N1 M2 प्लस L1 N2 माइनस N1 L2 का होल स्क्वायर। सिर्फ ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसके लिए आपको इतना बड़ा सा फॉर्मूला काम आएगा, सिर्फ एक स्पेशल एंगल। कौन सा स्पेशल एंगल है अभी हम बताएंगे। तो कहने मतलब है कि अनदर फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस
अगर उन दोनों लाइंस के आपके डिस्टेंस दिए गए हैं, दो लाइंस के, तो ये रिलेशन आपका हमेशा सही रहेगा। अब बात करते हैं स्पेशल केस की। देखो लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2 मतलब थीटा 90 डिग्री। तो cos 90 याद करो, cos थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग सीख रहे हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो अगर थीटा 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होता है। तो अगर ये 0 हो गया तो रिलेशन क्या बन गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, इसका मतलब है कि हम एंगल उनके बीच का 0 चाहते हैं। तो अब सुनना यहाँ पे स्पेशल केस क्या है। अगर मान लो आपने cos वाले में 0 रख दिया, सपोज दैट यहाँ पे, तो cos 0 को 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो मतलब रिलेशन बनेगा L1 L2 यानी कि दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos 0 को वैल्यू 1 होता है। लेकिन इस केस में कभी भी अगर 0 डिग्री पे एंगल होते हैं यानी कि पैरेलल्स होते हैं लाइंस के केस में, तो कभी भी हम लोग cos वाले से नहीं पूछेंगे। इससे हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में काफी लेंथी हो सकता है। तो सबसे इजी करने के लिए मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर एंगल्स को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अभी पूरी डायलॉग सुन लो, बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है। ठीक है, अभी बताते हैं, रुक जाओ। तो अगर लाइंस पैरेलल हुए तो कभी भी cos के पास ना जाना, हमेशा साइन के पास आना। तो थीटा जब 0 हो जाएगा, साइन 0 को 0 होगा। अब दो चीज के स्क्वायर का सम 0 कब होता है, जब ये 0 हो, ये 0 हो और ये 0 हो। तो इन जब तीनों को अलग अलग 0 करेंगे तो इसका जो रिलेशन आएगा कुछ इस तरह का आएगा, L1 L2 अपॉन M1 N2 अपॉन N1 अपॉन N2। ठीक है, अब ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऑलवेज। ठीक स्टूडेंट, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। देन तो ये रेशियो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चंस में काफी सारे फायदा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का जो काम होता है पैरेलल के केस में ज्यादा बेटर होता है। जब क्वेश्चन हम लगाएंगे तो हम हमेशा डिसीज के रेशियो को आपस में इक्वल करेंगे, अगर क्वेश्चन में कहीं भी पैरेलल बोल दिया तो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 0 के अलावा दुनिया का कोई भी एंगल होगा, फाइंड करने के लिए आप हमेशा cos के पास ही जाना। ये छोटी सी बात आपको याद रखना है। याद रखोगे तो कभी भी इसकी जरूरत नहीं है। यार ये तो हम कभी लगाएंगे नहीं, ये तो हम इसलिए बता दिए कि ये कहाँ से बन रहा है। ठीक है, अब चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, अगर दिमाग है तो आप डायरेक्टली रट लो कि 0 के लिए सिर्फ ये याद करेंगे, बाकी दुनिया का हर एंगल्स के लिए cos थीटा वाले पास जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बात बता दिया। अब चले चलते हैं आगे। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, जैसे हम लोग ने डायरेक्शन कोसाइन सीखा, उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो भी कुछ चीज है जो कि अभी हम सीखने वाले। देखते हैं क्या है। लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो, जिसे शॉर्टकट में DRS के नाम से जानेंगे। तो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो ये इसका पूरा तरीका है, इसका डेफिनेशन है डायरेक्शन रेशियो का। पढ़ते हैं क्या है। इफ LMN आर द डिसीज ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन, यानी किसी भी डायरेक्टेड लाइन का अगर डिसीज हो LMN, तो अपनी तरफ से एक ऐसा नंबर लिखो जो कि वो नॉन जीरो हो, मतलब 0 छोड़ के चाहे जो नंबर ले लो, चाहे पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में, कांस्टेंट। देन के बाद मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ लेमडा का मल्टीप्लाई करो इसके पहले वाले में, तो लेमडा एल, सिमिलरली सेकेंड वाले में, सिमिलरली थर्ड वाले में। तो अगर इस लेमडा नॉन जीरो नंबर का डिसीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया नंबर बनता है ये नंबर कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। फुल स्टॉप। अगर आपको यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, लैंग्वेज वाला नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे मैथ से समझ सकते हैं। इस मान लो आपको गिवन है डिसीज ऑफ ए लाइन LMN। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियो होगा इस पर्टिकुलर नंबर में किसी अलग से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो बनता है रिजल्ट, उसे कहते हैं
DRS, फुल फॉर्म डायरेक्शन रेशियो। ठीक, और ध्यान रहे डायरेक्शन रेशियो कभी भी इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे जो साइन बनेगा वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल क्यों लिखा, किसी भी लाइन का DRS कितने होते हैं, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर मान लो डिसीज है कोई, सपोज दैट डिसीज ऑफ ए लाइन, कुछ भी ऐसे लिख दूं, जैसे मान लो, तो मैंने जैसे डिसीज लिया है 2/√29, 3/√29, 4/√29। कैसे कंफर्म करें कि ये डिसीज वाला ही लिखा है, तो ध्यान रहे LMN, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 आना चाहिए, तो वो हमेशा वो तीनों नंबर एक लाइन का डिसीज होता है, और ये उस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं इसे कह सकता हूँ ये लाइन का डिसीज हमने एग्जाम्पल में दिया है। अब अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें बाई चांस, सपोज दैट DRS ऑफ ए लाइन, मान लो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी चीज से कर सकते हो आप, फ्री हो, चाहे जैसे मान लो मैंने कर दिया सपोज दैट, यहाँ पे माइनस लगा लो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मान लो हमने मल्टीप्लाई कर लिया सपोज दैट 5 से, तो ये जो 5 है वो सारे टर्म में मल्टीप्लाई होने चाहिए, तीनों टर्म में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया तरीके का रिजल्ट बना, 5 से मल्टीप्लाई किया, लुक वाइज तो ये कुछ अलग हो गया, 10/√29, 15/√29, -20/√29। कहने मतलब है कि डिसीज में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हालांकि वो नंबर 0 नहीं हो सकता, बाकी दुनिया कोई नंबर होगा, तो उस केस में जो रिजल्ट्स बनता है ये उस लाइन का क्या कहलाता है, DRS। तो ऐसे तो यार हम बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं DRS की बात करूं तो नीचे भी लिखना DRS ऑफ ए लाइन, मान लो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया सपोज दैट -1 से, मान लो -1 से कर दिया, या जगह -2/√29, -3/√29, 4/√29, तो वो भी क्या कहलाएगा, DRS कहलाएगा। तो बताओ कितने ऐसे नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यार लैम्डा सिर्फ 0 तो नहीं है, बाकी तो कुछ भी ले लो, 1/2 लैम्डा कोई लो, चाहे √2, चाहे 3, 5, 7 कुछ भी ले लो, ये सब क्या कहलाएंगे, एक नॉन जीरो नंबर्स। तो उसका अगर डिसीज में मल्टीप्लाई कर दिए तो जो बनेगा वो DRS होगा। तो अगला क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने कितने DRS बनेंगे, ऐसे कितने DRS बन सकते हैं। तो मेरा कहना होगा कि जितने लैम्डा का मल्टीप्लाई करोगे उतना DRS बनेगा, और लैम्डा फिक्स तो है नहीं, लैम्डा कोई ना कोई नंबर हो सकता है कांस्टेंट में, 0 को छोड़कर, यानी कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी DRS बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एक अलग DRS बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में तो अलग DRS, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अलग DRS, मतलब DRS। ठीक है, तो इस तरह से तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो मल्टीप्लाई करके बनाए जा सकते हैं, यानी इससे समझ में आता है कि इनफाइनाइटली मैनी DRS पॉसिबल है किसी भी एक लाइन का, लेकिन जो डिसीज होता है किसी भी एक लाइन का वो एक ही होता है, कोई ना कोई होगा, एक समय पे एक होगा। ठीक है, अच्छा अब इसे मान लो अगर इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बाई चांस, अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आ रहा है सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई तो 1 से किया है ना, यानी कि आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 1 ये जो DRS आ रहा है ये सेम है किससे, एग्जैक्टली डिसीज से मैच कर रहा है, क्योंकि 2/√21, 3/√21 एंड -4/2√21, यानी कि डिसीज DRS इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको बताना है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो कॉपी के नीचे नोट करके लिख सकते हो कुछ पार्ट है, जैसे मान लो पहला पॉइंट हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी DRS ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन। ठीक, दूसरा फुल स्टॉप। दूसरा ये है कि डिसीज, यानी कि एवरी डिसीज इज आल्सो ए DRS। क्यों ऐसा है, क्योंकि डिसीज में हमेशा 1 का मल्टीप्लाई तो रहेगा ही ना, यानी कि हर डिसीज को हम DRS के बराबर भी कह सकते हैं।
कैसे कह सकते हैं, होता है। लेकिन माइंड में आ रहा हो कि क्या इसका उल्टा सही है? उल्टा मतलब जैसे मान लो ये DRS है, तो क्या ये जरूरी है कि डिसीज हो? तो ऐसा कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि वो डिसीज तभी होगा जब ये L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। मतलब ये L, ये पूरा मिलाकर M, ये पूरा मिलाकर N स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है, डिसीज में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस सिचुएशंस में हम लोग एवरी डिसीज आल्सो ये DRS सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक ये LMN में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 नहीं आएगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये डिसीज वाला DRS दिया है। लेकिन हाँ, अगर कोई डिसीज है तो हम श्योर है 100% कि वो DRS ही होगा ऑलवेज, ठीक है, नोट कर लो। हम लोगों ने देखा कि डिसीज अगर पहले से पता है तो DRS बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनते हैं, जो दिखते हैं, उसी को हम लोग DRS कहते हैं। अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। मान लो अगर आपको DRS दिया है और क्वेश्चन कहा जाए नहीं अब आप डिसीज फाइंड करो। DRS दिया है और डिसीज पूछे है, तो कैसे फाइंड करते हैं? ये है फॉर्मूला छोटा सा। इफ DRS ऑफ ए लाइन प्रोपोर्शनल ABC, मान लो कि कोई लाइन है जिसका DRS आपको दिया है, ये ध्यान है प्रोपोर्शनल का साइन है और DRS हमेशा प्रोपोर्शनल साइन के साथ ही लिखते हैं। ABC, कई बार इसको ब्रैकेट में कर दिया जाता है, तो कोऑर्डिनेट नहीं समझना है, वो DRS ही है, ठीक है। देन डिसीज ऑफ ए लाइन, तब इसके लाइन का डिसीज क्या होगा? तो देखो तरीका बहुत आसान है। DRS वाला जो नंबर्स है उनको एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक, एंड डिवाइड कर दो अंडर रूट इनके अलग अलग स्क्वायर का सम, इनके अलग अलग टर्म्स के स्क्वायर का सम। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डिसीज, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि डिसीज के जो आंसर होते हैं कई बार नहीं भी मैच करते। तो डिसीज किसी भी लाइन का दो तरीके हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव में। मतलब ये कि अगर LMN डिसीज है तो -L -M -N भी डिसीज होता है, हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो कई बार आपको ये -10 के साथ भी दे सकता है, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों डिसीज है, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा दिया है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम दोनों लेके चलेंगे, फिर ऑप्शन को देखेंगे कौन सा वाला मैच कर रहा है। कहने मतलब है कि जो पहले था उसमें मैंने बस माइनस से मल्टीप्लाई किया है, जो डिसीज निकाला था फॉर्मूले से उसमें सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिसीज है। और मैंने बताया था कि एवरी डिसीज इज ए DRS, तो इसे DRS भी समझ सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। और किसे? क्योंकि डिसीज हमेशा DRS होता है, मैंने रूल बताया अभी था, ठीक है। लेकिन फ्रेश तरह से देखा जाए तो ये रहा आपका DRS। डिसीज के लिए आपको उनके टर्म्स लिखने हैं और डिवाइड करने उनके स्क्वायर के सम के। तो एक बार प्लस के साथ एक बार उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो, जो कुछ आएगा ये भी डिसीज ही कहलाएगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा डिसीज है? तो सबसे आसान तरीका है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि LMN, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कॉपी में करके देखो, ये सब कुछ कैंसिल होके 1 आ जाएगा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जब सम करोगे तो 1 आएगा, यानी कि ये भी डिसीज है, ठीक है, नोट कर लो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, गिवन द DRS ऑफ ए लाइन एज प्रोपोर्शनल टू 3 - 4 5। कोई लाइन है जिसका DRS आपको दिया है और पूछा है डिसीज बताओ। तो लिख दिया मैंने पहले ही, DRS ऑफ ए लाइन 3 - 4 5। डिसीज निकालने का तरीका सीख रहे हैं, क्या है? इन तीनों टर्म्स को लिख लो जो भी दिया जाएगा DRS। चलो भाई लिख लिया। इसके बाद इसके नीचे जो आता है इनके अलग अलग टर्म्स के स्क्वायर का सम। तो 3 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। सिमिलरली 3 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर एंड लास्ट थिंग्स 3 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे फिर देखते हैं क्या आता है।
ध्यान रखिए गाइस, डिसीज हमेशा इक्वल में होता है, प्रोपोर्शनल में नहीं। प्रोपोर्शनल में सिर्फ DRS होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल साइन चार्ज बना लो, तो यह आ जाएगा 3 अपॉन, तो ये होगा 9, ये होगा 69, 25, ये भी 25 है, ये हो जाएगा 50, 50 का स्क्वायर होता है 5√2। तो सिमिलरली क्योंकि नीचे सारे टर्म सेम है, तो विदाउट एनी थिंकिंग आप सब में सेम लिख सकते हो, टाइम बचाना चाहते हो तो, ठीक है। अब क्या करें, तो ये एक लाइन का डिसीज ये हुआ, या दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो भी ये डिसीज होगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5√2, माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस बना देगा। तो ये वास्तव में दो आंसर है। अब कौन सा दिया है डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऑप्शन, हो सकता है दोनों दिए हो सकता है कोई एक दिया हो। देख सकते हो ये रिजल्ट का जो L² प्लस M² प्लस N² है, इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है और इसका भी 1 आ रहा होगा, आप चेक कर लो चाहो तो, ठीक है। तो ये बेसिक का सवाल था, चलिए चलते हैं अब आगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो लाइंस, आई मीन टू से दो पॉइंट दिया जाएगा, उसको मिलाने से जो लाइन क्रिएट होगा उस लाइन का DRS कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने सीख चुके हैं आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में कि दो पॉइंट से डिसीज कैसे बनाते हैं, दो पॉइंट से डिसीज, ठीक है। तो उस तरीका हमने सिखाया था, क्या था जाके देख लो फॉर्मूले में, कि दो पॉइंट से डिसीज निकालने का क्या तरीका था, हमने बता दिया आपको। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर दो पॉइंट से DRS निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपको दो पॉइंट दिया जाएगा कुछ भी, जैसे मैंने नाम दे दिया PK और QK, और आपसे पूछा जाएगा DRS ऑफ ए लाइन सेगमेंट PQ। सेगमेंट वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि लाइन तो पूरा होता है, लाइन तो कहीं खत्म नहीं होता है, पूरा चलता चला जाता है। उस लाइन का हमने बहुत थोड़ा सा हिस्सा लिया है, इसलिए यहाँ पे सेगमेंट वर्ड यूज किया गया, पार्ट्स लिया, सेगमेंट खंड, ठीक है। तो DRS कैसे लिखा जाता है, ध्यान रहे मैं यहाँ पे DRS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा जाए, तो PQ, तो Q में से P सेपरेट कर लो, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक। तो ये जो रिजल्ट हुआ यही कहलाता है DRS। और ध्यान रहे डिसीज के लिए हमने बताया था, ये तो करते ही है, इसमें डिवाइड करते थे डिस्टेंस से, ये बात हमने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है, नोट कर लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिसीज एंड DRS दोनों एक साथ फाइंड करते हैं दो पॉइंट से, दोनों सीख चुके हैं फिलहाल। तो सबसे पहले लिखा है फाइंड द DRS एंड डिसीज ऑफ द डायरेक्टेड लाइन A से B। जैसे मैंने नाम दे दिया है, थ्योरी भले PQ पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन में तो नाम कुछ भी दे सकता है, ABCDDA जो भी है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन लाइन है वो A से B है, सच दैट कैपिटल A कोऑर्डिनेट दिया है और कैपिटल B के। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करें DRS ऑफ AB, और ध्यान रहे DRS ऑफ AB के लिए हमेशा आपको प्रोपोर्शनल का साइन लगाना होता है DRS लिखते समय। तो देखो A से B जाना है, तो अपने को B में से सेपरेट करना पड़ेगा। तो B का है -1 माइनस A का है 1 कामा 1 माइनस 2 एंड -2 कामा -4। सॉल्व करेंगे तो आएगा -2, 3 एंड -6। तो ये रहा एक आंसर किस चीज़ का, ये रहा आंसर DRS ऑफ AB लाइन। लेकिन बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, डिसीज पूछा गया है, डिसीज ऑफ AB लाइन, ठीक है। तो दो पॉइंट से डिसीज निकालना भी सीखे हम लोग। तो ध्यान रहे क्योंकि डायरेक्शन रेशियो भी A से B पूछा था, वही डिसीज भी पूछ रहा है A से B। तो बस क्या करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं, इसको लिखेंगे और इसके नीचे इनके स्क्वायर का सम लिखेंगे। कितना हो जाएगा, -2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 एंड -6 के स्क्वायर 36। सिमिलरली बाकी के भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डिसीज हमेशा बीच में बार बार मैं बोल रहा हूँ इक्वल का साइन के साथ होता है, प्रोपोर्शनल सिर्फ DRS के समय होता है। -2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 30, ठीक है, 49 आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। सिमिलरली 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49
-6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49। 49 का स्क्वायर रूट बच्चों 7 होगा, 3 अपॉन 7 -6 अपॉन 7। और मेरा ध्यान बात सुनना, क्या मैं इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई करके दूसरा डिजिट बना लूँ? तो यहाँ पे नहीं करेंगे। रीजन क्या है, आपसे खुद पूछ रहा है कि नहीं आप ए से बी तक का ही बताओ, तो इन्होंने डायरेक्शन फिक्स कर दिया ना कि हमें ए से ही बी जाना है, तो इसीलिए ए से बी वाला जो DRS था उसी के हिसाब से लिखा है। हाँ, सिर्फ बोलता है कि दिस इज DRS लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, और नाम ना देता कि ए से बी जाना है कि बी से जाना है, तो उस केस में माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड डिजिट लिख लेते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक बोला गया है कि डायरेक्शन लाइन जो है वो ए से बी की तरफ है, ए से बी, इसलिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम चलते हैं दो लाइन्स के बीच में एंगल फॉर्मूला सीखने। अगर दोनों लाइन के DRS मालूम, इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि अगर दो लाइन के डिसिस मालूम हो तो वहां पे भी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, अगर डिसिस मालूम होता था तो cos थीटा इक्वल टू लिखता था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, मतलब N1 N2। ठीक है, ये तब था जब सिर्फ लाइन्स के डिसिस पता होने थे। अब क्या है, अब लाइन के आपको DRS मालूम होंगे। ठीक है, क्या मालूम होंगे? DRS। तो अगर DRS दिया है तो सीधे सीधे हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग DRS के नंबर का प्रोडक्ट करो और इनको सम करो। आई रिपीट, इनके करस्पॉन्डिंग DRS का मल्टीप्लाई बाई सम। ठीक है, अब क्या करें, डिवाइड बाई अंडर रूट इनके अलग अलग लाइंस के DRS के स्क्वायर का सम। तो अगर पहले लाइन का लिख रहा हो तो इन्हीं के स्क्वायर का सम करना, सिर्फ पहले वाले का ही। इसी के हिसाब से सेकेंड का ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपका cos थीटा, नो प्रॉब्लम, इट्स गुड। तो ये रहा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये अलग है, मल्टीप्लाई ये अलग है। तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब लाइंस का क्या पता हो, DRS मालूम। DRS, ध्यान रहे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डिसिस मालूम होगा तो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, नीचे कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होता है फॉर्मूले में, ध्यान रहे। वो तब लगता है जब लाइन के डिसिस पता हो, और ये तब है जब लाइन के DRS मालूम हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल केस की। मान लो ये दोनों लाइन है, ये आपस में थीटा एंगल बना रही है। ये मान लेते हैं लाइन नंबर 1 और ये है लाइन नंबर 2। चलो हो गया। तो अगर इसके बीच का एंगल अगर थीटा है जो कि बाई चांस वो 90 है, तो जब यहाँ पे cos 90 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा मिला के 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये न्यूमरेटर वाला टर्म बचेगा। तो क्या बचेगा, A1 A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है, वो सब अंडरस्टूड है। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल होगा तो मैं फिर से कहूँगा पैरेलल के लिए आपको यहाँ नहीं आना है, साइन वाले के पास जाना है। तो जैसे cos थीटा है तो पैरेलल से फायदा नहीं होगा, लेकिन मतलब यहाँ रखने से फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर पैरेलल हुआ, दो लाइन अगर पैरेलल हुए तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कि इनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर लाइंस को पैरेलल होना है तो बोले तो A1 अपॉन A2 होना चाहिए, ठीक, एग्जैक्ट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड लास्ट थिंग्स C1 अपॉन C2। जब ये होगा तभी हम 100% कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक, और अगर इनके प्रोडक्ट का सम 0 होता है तो परपेंडिकुलर, रेशियो बराबर होते हैं तो पैरेलल। अगर कुछ एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए, DRS मालूम है तो cos थीटा लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लो। तो चलो स्टूडेंट एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम लोग प्लेन की क्वेश्चन सीखेंगे तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप के कैलकुलेशन काम आएगा। तो अभी शुरुआत में कैलकुलेशन नहीं है, जब कैलकुलेशन आएगा तो हम वहाँ बताएंगे, इसलिए लिखा है इम्पोर्टेंट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, जब हम लोग प्लेन की क्वेश्चन सीखेंगे तो वहाँ पे इस तरह कैलकुलेशन काफ़ी काम आएगा। तो अभी आएगा तो हम वहाँ पे बता देंगे।
ये वाला स्टेप आपको याद होना चाहिए किस तरह से करते हैं। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहा गया फाइंड DRS एंड डिसिज ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू फॉलोइंग लाइन। इनका कहना है कि कोई एक लाइन है जिसका आपको क्या फाइंड करना है, DRS भी फाइंड करना है, डिसिज भी। तो अगर DRS आ गया तो डिसिज कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आपको सिखा दिया। और ये जो लाइन है, ये आने वाले जो दो लाइन है उनके DRS दिए गए हैं और ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के भी और सेकेंड लाइन के भी। इसका मतलब लाइन 1 अगर हम ऐसे रैंडम डायग्राम की बात करें, मान ली लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ठीक। तो क्वेश्चन कहना है कि ये जो थर्ड लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब शक्ल से तो नहीं दिख रहा है क्योंकि चीज़ें 3D में है, तो इसलिए 3D फॉर्मेट में है, तो इसलिए हम प्लेन में ही बना के दिखा पा रहे हैं। तो ये लाइन का आपको बताना है क्या, DRS। तो लेट कर लेते हैं लाइन नंबर 3, ठीक। तो जो दो लाइन दिया है इसके परपेंडिकुलर एक नया लाइन है जिसका आपको DRS भी बताना है और डिसिज भी। अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको DRS से रिलेटेड है इसलिए हम पसंद करेंगे यहाँ पे कि लाइंस का DRS लेट कर ले। लेट लाइन 3 हैज DRS, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं ABC, ठीक। अच्छा, गिवन DRS क्या क्या है, गिवन तो लाइन 1 के जो DRS गिवन है वो है 1 3 -2 और सेकेंड लाइन के DRS है 2 -1 5। लाइन 2 हैज DRS। अब क्वेश्चन कहा गया है कि जो लाइन थर्ड है वो पहले वाले लाइन के भी परपेंडिकुलर है और वही लाइन नंबर थर्ड सेकेंड वाले के साथ भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या लैंग्वेज में गिवन है कि लाइन नंबर 1 परपेंडिकुलर है लाइन नंबर 3 के। हालांकि क्वेश्चन में तो लाइन 3 कहीं नहीं लिखा है, मैंने जो फाइंड करने वाला लाइन का DRS है उसका नाम हमने खुद दिया है लाइन नंबर 3, तो आप बोलने में आसानी रहेगा। तो आपको पूरा फोकस लाइन 1 के DRS करना है और लाइन 3 के DRS पे, यानी कि इन दोनों पे। तो ये क्योंकि 90 डिग्री है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A की प्लेस A1 प्लेस पे A है, A2 प्लेस पे 1 है, इसलिए हम बोलते हैं वर्ड याद रखा करो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा A इंटू 1 B इंटू 3 एंड C इंटू माइनस का 2। कैलकुलेट करेंगे तो A प्लस 3B माइनस 2C इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है लाइन नंबर 2 का परपेंडिकुलर है किसके साथ, लाइन नंबर 3 के साथ, ठीक है। अब क्या करें, तो वही है DRS का करस्पॉन्डिंग नंबर्स सम 0 कर देना है, वो भी कौन सा, लाइन 2 नंबर का यानी ये वाला, और लाइन 3 बोले तो ये वाला। तो पहला वाला जो थर्ड वाला है ये है लाइन 2 एंड लाइन 3 का DRS, तो इनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 0 कर देना है, बोले तो 2A माइनस B प्लस 5C। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सिर्फ बिना किसी कॉन्सेप्ट का काम हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला लगा है परपेंडिकुलर कंडीशन का, लेकिन जो हमने वहां लिखा है फॉर कैलकुलेशन वो इसके बाद आता है, ठीक है, नोट कर लो। तो अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। तो मैंने पहला इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लिया दोस्त। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह का है कि जब 3 वेरिएबल्स और इक्वल टू 0 लिखा हो, अलग से कोई भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कहीं भी नहीं है, इस तरह के सवाल का एक तरीका होता है जिसे हम कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही यूज करना, बहुत जल्दी आंसर आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। तो ये लगता कैसे है, उसके लिए कुछ बातें मेरे को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको मेरी बात। तो क्या करेंगे, आप देख लो कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो A B C है,
उसके बाद देख लो सीक्वेंस क्या लिखने का, ए बी सी, और इसी तरह से होना चाहिए क्योंकि हमने जो DRS लेट किया है वो ABC का लेट किया है ना, तो इस तरह से लेट कर लेना है। उसके बाद इधर बिना देखे, इधर देखना ही नहीं क्या लिखा है, आपको हमेशा इस तरह से अरेंज करना है कुछ डाटा, A माइनस बी इज इक्वल टू सी। बीच वाले में हमेशा माइनस होगा, इधर कुछ भी लिखा हो हमसे नहीं मतलब है, ये बंद कर लो, ये हमेशा रट लो कि A फिर माइनस बी एंड देन सी लिखते हैं। ठीक, अब क्या करें, अब इसके नीचे कुछ लिखा जाएगा, इसी प्रोसीजर को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अभी समझ में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज क्यों किया गया है। देखो, जब A के नीचे टर्म लिखा जाएगा तो A वाले को बंद कर लिया जाएगा, जिसके नीचे लिखा जाएगा उसको बंद करना है बस। चलो इसको बंद कर लिया क्योंकि हम A के नीचे लिखने जा रहे हैं। बंद करने के बाद इनके करस्पॉन्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और इस तरह से 3 5 15, माइनस आपका हमेशा रहेगा ऑलवेज। उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम क्या है, ये हो जाएगा -1 इंटू -2, यानी कि ऐसे और माइनस टाइम ऐसे। अब हम लोग बी के नीचे लिख रहे हैं तो बी के टर्म को छुपा लो पूरा, तो ऐसे एंड दिस, तो 1 इंटू 5, माइनस हमेशा रहेगा, 2 इंटू -2। ठीक है, अब क्या करें, अब हम सी के नीचे लिखने तो सी वाले टर्म को छुपा लेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 इंटू -1 माइनस टाइम्स 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा A अपॉन 15 माइनस 2 माइनस बी अपॉन 5 प्लस 4 इज इक्वल टू C अपॉन -1 माइनस 6। नाउ नेक्स्ट 15 माइनस 2 13, एंड देखो यार नीचे 9 आएगा लेकिन ऊपर माइनस लगा है, तो B की वैल्यू, B के नीचे जो आएगा वो -9 एंड C के नीचे लिखा है -7। तो याद करो DRS हमने क्या लेट किया था, DRS ऑफ लाइन 3, तो वो हमने लेट किया था A B C। तो अब बताओ रेशियो के हिसाब से A के नीचे क्या लिखा है 13, B के नीचे क्या लिखा है -9 एंड C के नीचे क्या लिखा है -7। तो ये आपका आंसर होगा किसका स्टूडेंट, ये होगा DRS का, लाइन नंबर 3 जो आपको अलग से लेट किया गया था। अब क्योंकि डिसीज भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, देखो DRS तो आ गया, अब आपसे डिसीज पूछ रहा है, तो डिसीज का क्या तरीका है, तो डिसीज का तरीका हम लोग सीख चुके हैं कैसे। अब क्योंकि यार स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं इसके नीचे लिखना चाहूँगा 13 अपॉन अंडर रूट इनके स्क्वायर का सम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देना चाहूँगा, कहीं भी आपको स्क्वायर का सम दिखा देते तो ये आप कॉपी में कर लो, यहाँ करने जो नहीं है। 13 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169, 9 के स्क्वायर 81, 7 के स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 9 एंड 6 10 एंड फिर 9 आएगा, $299 आएगा। तो यहाँ पे जब हम तीनों के स्क्वायर का सम करेंगे स्टूडेंट, तो ये 299 आ रहा है। ठीक, और ध्यान रहे ये रहा डिसीज। क्वेश्चन में कहीं डायरेक्शन तो बोला नहीं है कि A से B तक का डिसीज चाहिए कि B से A तक का, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन जो इस तरह से ना हो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके दिया जा सकता है मे बी। ठीक है, तो माइनस जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, -13 अपॉन रूट 299 and this part is 9 upon 299 and last things 7 upon अंडर रूट 299। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन चुका है, नोट कर लो। तो अब चलते हैं नया क्वेश्चन। यहाँ लिखा है द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन L + M + N = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है L² M² + N²। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि दो लाइन बोला है और इक्वेशन दो दिया है। इनका कहना है कि जो दो लाइन उनके जो डिसीज है वो कुछ इस तरह के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तब पूछा गया है कि उन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है
कि इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, एल एम एन नाम के। तो इस सवाल को करने के दो मेथड है, मेरे पास दो मेथड है। पहला ये है कि एग्जैक्टली एल एम एन को फाइंड करना, बट कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें एल एम एन एग्जैक्टली निकालना पॉसिबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना टाइम नहीं होता है कि जल्दी निकाल सके। मतलब ये कि अगर ये दो रिलेशन है और एल एम एन डिसीज है, तो आप बताओ तीसरा रिलेशन तो आपके पास हमेशा पड़ा रहता है, कौन सा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपके पास या तो ये रास्ता है कि इन तीनों को सॉल्व करके एल निकाल लो, एम निकाल लो और एन निकाल लो, और ये 100% जब इन तीनों को सॉल्व करके निकालेंगे तो एल की दो वैल्यू आएंगी, एम की भी दो वैल्यू आएंगी कोई ना कोई, और एन की भी कोई ना कोई दो वैल्यू आएगा। तो इनमें जो दो वैल्यू आएंगे उनका जो पहला सेट बनेगा एल एम एन का, उसे पहले लाइन का डिसीज बोल देना। सेकेंड जो सेट बनेगा वो सेकेंड लाइन का डिजीज बोल देना। तो बस कॉस थीटा लगा देना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये बात सिर्फ बोलने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है इस सवाल में आसान हो, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें LMN एग्जैक्टली निकालना आसान नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो मैं इस तीसरे रिलेशन के बिना यूज किए हम एक तरीका बताने जा रहे हैं, जिसके मेथड से आपका सवाल का आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आप पहले दूसरे को सॉल्व करके किसी एक में रिलेशन बना लिया करो, ये आपकी इच्छा है, चाहे LM में, चाहे MN में, चाहे NL में, किसी में भी, किसी दो में रिलेशन बना लो। तो बनाने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ से L उठाओ, ठीक, L की प्लेस पर रख दिया, ओपन कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से MN इक्वल टू 0, तो या तो M 0 होगा या तो फिर N 0 होगा। रिलेशन बना लिया। अब क्या करें? अब दो केस बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि M 0 है, तो अगर M 0 होगा तो L की वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ से आ जाएगा L प्लस 0 प्लस N इक्वल टू 0। तो बच्चों L इक्वल टू माइनस N। ठीक है, अब बताओ अगर हम लेट कर ले कि N की वैल्यू K है, सपोज दैट, तो L की वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम N की वैल्यू K लेट कर ले, कुछ भी मान लो, लैम्डा अल्फा बीटा जो भी, मान लो लैम्डा है, तो L की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा, और M की वैल्यू तो पहले से ही अवेलेबल है 0। ठीक, यानी पहले लाइन का जो डिसीज है वो मिल चुका है। कितना डिसीज है? वो फॉर्मूला होता है L M N, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा 0 लैम्डा। और आपको ये बताया गया है कि डिसीज में किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे, उसका जो रिजल्ट होता है वो DRS में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो रहा अभी तक का डिसीज। तो बताओ अगर DRS चाहिए तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अपनी तरफ से लेट किया गया वेरिएबल है? वो है लैम्डा नाम का। तो लैम्डा से अगर डिवाइड कर दें तो ये रहा DRS नंबर फर्स्ट। यहाँ जो दो लाइन बोला गया था उसके एक लाइन का DRS हमने निकाल लिया। तो ये टेक्निक अगर यूज करोगे तो आपका कैलकुलेशन सबसे छोटा भी होगा और एग्जाम में जल्दी आंसर भी आ जाएगा। लेकिन आप गलती से तीसरा रिलेशन यूज कर लिए, डिसीज का फॉर्मूला का लगाना चाहते हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। LMN निकालने में ही आपकी हालत खराब हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड। केस सेकंड क्या? पहला केस कब बना था? जब N 0 सॉल्व किया था। अब मान चलते हैं कि N अगर 0 है, तो बताओ अब रिलेशन क्या बनेगा यहाँ रखने से? तो ये बनेगा L प्लस M प्लस 0 इक्वल टू 0। तो L इक्वल टू बच्चों माइनस M। तो अब हम यहाँ पे लेट करें अपनी तरफ से, मान लो M की वैल्यू K है, N की वैल्यू 0 है, ये तो दिख ही रहा है आपको। M मैंने माना अपनी तरफ से कोई K, तो L कितना हो जाएगा? माइनस का K। तो आप बताओ सेकेंड लाइन का डिसीज कितना होगा? डिसीज आप सेकेंड लाइन, तो वो तो फॉर्मूला हमेशा सेम ही है LMN नाम से। L की वैल्यू है माइनस K, M की वैल्यू माइनस K, N की वैल्यू 0 है। अब इसमें अगर हम K से डिवाइड कर दें तो ये डिसीज क्या बन जाएगा? DRS। ये डिसीज DRS बन जाएगा। तो देख सकते हो दो DRS मिल चुका अपने को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और जैसा कि हम लोग अभी सीख रहे हैं कि दो लाइन के DRS अगर दिए जाते हैं तो कॉस थीटा निकाल कर हम लोग काम चला लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं कॉस थीटा के तरफ, क्योंकि कॉस थीटा निकालना अब यहाँ पे आसान हो चुका है,
क्योंकि अपने पास DRS अवेलेबल है। तो ये रहा DRS ऑफ ए लाइन 1। तो 2 लाइन बोला था, हम किसी को भी एक बोल देते हैं। मान लिया पहले वाले को 1 बोल देते हैं और सेकंड वाले जो DRS है वो हो जाएगा -1 -1 0। ठीक है, अब बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो cos थीटा होगा इनके करस्पॉन्ड, याद है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई अंडर रूट इनके स्क्वायर का सम प्लस इनके स्क्वायर का सम, मतलब इनटू में। तो हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 0 1 आएगा, इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 0 आएगा। ऊपर स्टूडेंट बचेगा 1, सिर्फ 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। तो थीटा यहाँ से स्टूडेंट आएगा π/3। हालांकि 2 आंसर नहीं आएगा क्योंकि थीटा 0 से पाई के बीच का होता है और 0 से पाई के बीच में कॉस पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसीलिए क्वेश्चन बनाने वाले ने सारे ऑप्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऑप्शन दिए गए। तो फिलहाल आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सवाल खत्म किया है और यही मेथड ही आपका ज़्यादा ज़बरदस्त होगा जल्दी से आंसर निकालने का। ठीक है, मतलब यहाँ से एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, किसी एक की एग्जैक्ट आती है, बाकी 2 में रिलेशन बनता है। तो उनमें किसी एक को मान लिया करो, कुछ भी किसी को भी मान सकते हो। जो नहीं कि मैंने यहाँ पे n को माना है तो आप भी n को मानो, आप l को लैम्डा मान लो, तो फिर यहाँ से n निकाल लेना, माइनस लैम्डा हो जाएगा। फिर बाद में डिसीज के बाद जब वो वेरिएबल दिखेगा उसी से डिवाइड कर देना तो DRS कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है क्वेश्चंस में सॉल्व करने का। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाइंस की क्वेश्चन सीखेंगे 3D फॉर्म में। तो जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा ये यहाँ से हमारी असली पढ़ाई स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से भी होते हैं बट थोड़ा सा माइनर पार्ट है, बट आगे से हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यहाँ से असली पढ़ाई स्टार्ट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।